नमस्कार, मैं आदित्य साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का सेमेस्टर फर्स्ट का बॉटनी विषय का पेपर डिस्कशन, जिसका पेपर अभी हाल ही में हुआ था। उसमें जो 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप सभी से पूछे गए थे, उनका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। इन विच माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाए जाते हैं? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? कोशिका का शक्ति घर कहलाता है। सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये किसमें नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरिया, नोस्टॉक या इन ऑल यानी सभी में। तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक होता है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन इसमें होती हैं, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किनमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, नोस्टॉक, इन तीनों में से किसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, सभी में अनुपस्थित होता है। तो सबसे पहले अपन आंसर लगा देंगे डी। जो डी होगा, जिसने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। किसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पाया नहीं जाता। आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन? क्लोरोप्लास्ट किसमें नहीं होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट, ब्राउन एल्गी यानी भूरी शैवाल, डाइटम यानी डाइटम होता है, इन ऑल यानी सभी में। तो किन में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी हरे शैवाल होते हैं, उन सभी में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ले इन सभी में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में डाइटम हो गए, भूरी शैवाल हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट हो गए, इनमें पर्णहरित तो पाया जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा इसका कि क्लोरोप्लास्ट किस में नहीं पाया जाता है, तो होगा सभी में, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो अलग होता है। ये दिखाई तो अलग रंग के देते हैं, हरे रंग में ये नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट किसमें नहीं पाया जाता है? सभी में, क्योंकि इनका जो कलर है वो अलग है, हरा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? ठीक है, गोल्जी सम्मिश्र आप कह सकते हैं इसको, गोल्जी सम्मिश्र यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। गोल्जी सम्मिश्र इसका जो है, इसका दूसरा नाम है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और तो गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है? स्त्राव यानी सेक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन निर्माण, रेस्पिरेशन श्वसन, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? बताओ। सेक्रेशन यानी स्त्राव। जो ये गोल्जी बॉडी है ये लिपिड प्लस में प्रोटीन, लिपिड प्लस में प्रोटीन को एक तो क्या करने का काम करती है? पैक करने का काम करती है, यानी पैकेजिंग का काम करती है। लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है, और साथ ही साथ में स्त्रावन यानी सेक्रेशन का भी ये काम करता है। ठीक है, कौन? गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर होगा हमारे सामने स्त्रावन। स्त्रावन करने का भी ये काम करता है, सेक्रेशन करने का ही। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? स्त्रावन करने का। दूसरा काम क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन को पैक करने का भी ये काम करता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। इसका आंसर होगा ए, सेक्रेशन यानी स्त्रावन। आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 20 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम या 75 एंगस्ट्रॉम? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी किस किस से होती है? फास्फोलिपिड प्लस में
फास्फोलिपिड और प्लस में प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, तो आंसर आ जाएगा जिसने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, 75 एंगस्ट्रोम मोटाई की होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम आर फाउंड इन, यूकेरियोटिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ए माइकोप्लाज्मा, बी विषाणु यानी वायरस, सी बैक्टीरिया जीवाणु, या डी तंबाकू टोबैको, किन में पाए जाते हैं? तो माइको, आप देखिए, देखते ही इसमें क्या एक, इन तीनों में क्या कॉमन है, ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक या गैर कोशिकीय पदार्थ हैं। माइकोप्लाज्मा, विषाणु, बैक्टीरिया जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये या तो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर गैर कोशिकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें एक बस डी टोबैको ही ऐसा पदार्थ है जो कि यूकेरियोटिक कोशिका जिनमें पाई जाती है। तंबाकू जो होता है वो यूकेरियोटिक पौधा होता है, ठीक है, यूकेरियोटिक पौधा। यूकेरियोटिक पौधा, तंबाकू जो होता है वो एक यूकेरियोटिक पौधा होता है, तो यूकेरियोटिक पौधा है तो इसमें यूकेरियोटिक गुणसूत्र पाए जाएंगे। जिसने डी आंसर लगाया है तंबाकू, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यूकेरियोटिक पौधा तंबाकू, डी आंसर होगा इसका। बहुकेंद्रक गुणसूत्र में होते हैं, कितने होते हैं? पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज, एक क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर, पॉलीसेंट्रिक से मतलब है उसमें कितने गुणसूत्र बिंदु या कितने गुणसूत्र कितने सेंट्रोमियर होते हैं, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम किन में कितने होते हैं? तो ये आ जाएगा 0 यानी 0, 1, 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2। तो जिसने भी डी आंसर लगाया है यानी 2 से अधिक, वो बिल्कुल ठीक है। एक पॉलीसेंट्रिक जो गुणसूत्र है, बहुकेंद्रकीय गुणसूत्र है, वो 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके विपरीत मोनोसेंट्रिक आ जाता है एक वर्ड, मोनोसेंट्रिक, जिसमें केवल एक, ओनली वन, ओनली वन यानी सेंट्रोमियर पाया जाता है, केवल एक सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो जिसने भी 2 से अधिक लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहां पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या पी यानी मटर, हिस्टोन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? ठीक है, वायरस में, माइकोप्लाज्मा में या बैक्टीरिया यानी जीवाणु में। ये सभी जो हैं अभी बताया था या तो प्रोकैरियोटिक पदार्थ हैं, प्रोकैरियोटिक पदार्थ नहीं, सॉरी, जीव, प्रोकैरियोटिक या गैर कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। एक एक मटर का पौधा जो है, ये मटर का पौधा ही एक ऐसा है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसका मतलब यह होता है कि यूकेरियोटिक सेल की विशेषता होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स में ही हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, उसकी विशेषता कहलाती है। इधर अपने चारों ऑप्शंस में से एक मटर का पौधा ही यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ये जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो मटर जो है, यूकेरियोटिक कोशिका मटर में, मटर का पौधा जो है उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, यूकेरियोटिक पौधा होता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन जिसमें तंबाकू था, तो मटर इसका आंसर होगा बिल्कुल ठीक। जिसने डी लगाया है वो बिल्कुल ठीक है कि हिस्टोन प्रोटीन का मतलब यह है कि उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मटर का पौधा है वो ही यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, इसलिए आंसर आ जाएगा मटर, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोजन्स कहलाते हैं, ट्रांसपोजन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जंपिंग जीन्स यानी कूदने वाले जीन्स, स्प्लाइट जीन विभाजित जीन, रेगुलेटरी जीन नियामक जीन, या स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन। क्या होगा ट्रांसपोजन्स का आंसर? इसका आंसर क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं ए कूदने वाले
जीन यानी जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो जंपिंग जीन यानी कूदने वाले जीन कहलाते हैं। और ट्रांसपोजन होते क्या हैं? डीएनए के ऐसे अनुक्रम, डीएनए के ऐसे अनुक्रम जो जीनोम के अंदर अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, ठीक है, वो जंपिंग जीन या ट्रांसपोजन कहलाते हैं। ठीक है, डीएनए के ऐसे अनुक्रम जो जीनोम के अंदर अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं वो ट्रांसपोजोन कहलाते हैं। ठीक है ना? और इसका आंसर होगा ये अपनी स्थिति एक जगह ये टिककर कभी नहीं रहते, कूदते रहते हैं, इसलिए इनका इसका आंसर होगा जंपिंग जीन, कूदने वाले जीन। ठीक है, स्थिति को बदल रहे हैं। आगे चलते हैं, स्थानांतरित जीन पाए जाते हैं, ट्रांसपोजेबल जीन्स फाउंड इन, किन में पाए जाते हैं स्थानांतरित जीन? या तो व्हीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, मेज यानी मक्का, या फिर पी मटर, किस में पाया जाता है? बताओ, आप बताएंगे स्थानांतरित जीन किस में पाए जाते हैं? बताएं जरा, स्थानांतरित जीन किन में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा जो सी लगा के आया है, मक्का। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, मक्का इसका आंसर होगा कि स्थानांतरित जीन जो है, ट्रांसपोजेबल जीन्स जो है वो मक्का में पाए जाते हैं। ठीक है, और मक्का में इनको किसने खोजा? तो मक्का में इनको बारबरा बारबरा मैकलिंटॉफ ने खोजा था। साइंटिस्ट का नाम है बारबरा मैकलिंटॉफ। तो बारबरा मैकलिंटॉफ ने इन्हें मक्का में खोजा था। तो इसका आंसर होगा मेज यानी मक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। एमाइटोसिस अकर्स इन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस का मतलब होता है असूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, स्पाइरोगाइरा या रिक्शिया, ये रिक्शिया है। ठीक है, रिक्शिया, रिक्शिया बोलते हैं इसको। तो एमाइटोसिस इनमें से किसमें होता है? बताओ, एमाइटोसिस किसमें होता है? इसका आंसर होगा ए, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ठीक है, और एमाइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है ना, असूत्री विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए, और बैक्टीरिया यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए बैक्टीरिया जो ये असूत्री विभाजन है वो बैक्टीरिया में पाया जाएगा। 10वें का आंसर होगा ए। ठीक है, ए होगा 10वें का आंसर। इसके बाद में आगे चलते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, मियोसिस अकर्स इन प्लांट्स, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनन कोशिकाओं में, रूट टिप यानी जड़ के सिरे पर, शूट एपेक्स तने के सिरे पर, या लीव्स पत्तियों में, कहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो जिसने ए लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जनन कोशिकाओं में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं प्रजनन में भाग लेती हैं उनमें होता है। ये क्या हो सकती है? मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं एक तो इनमें, और एक होता है फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, एंथर हो गया एक तो, परागकोश, और इसमें हो गया ओवम। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नाभिक का विभाजन कहलाता है, नाभिक से मतलब है केंद्रक। ठीक है, नाभिक से मतलब है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसका मतलब हो गया, नाभिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज, नाभिक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस,
सॉरी। तो नाभिक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, समसूत्री या अर्धसूत्री, क्या कहलाता है अभी बताओ? ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस या मियोसिस, क्या कहलाता है नाभिक का विभाजन? तो जिसने ए लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ए इसका आंसर लगाया वो बिल्कुल ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, नाभिक का विभाजन जो है, नाभिक का विभाजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है ना भाई, नाभिक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है ना, नाभिक कैरियोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। और जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। डीएनए संश्लेषण कहां होता है? डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल, कोशिका चक्र जिसको बोलते हैं, सेल साइकिल की इंटरफेज अवस्था होती है। सेल साइकिल की इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था होती है। ठीक है, सेल साइकिल में इंटरफेज अवस्था जो है वो पाई जाती है। और इसी इंटरफेज अवस्था में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? एक तो G1 फेज हो गया, जीवन अवस्था, S फेज यानी एस अवस्था, और G2 फेज यानी G2 अवस्था। सेल साइकिल की इंटरफेस अवस्था में 3 चरण होते हैं, G1, S और G2, जिसमें से डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस कहां होता है? जिसने भी बी लगाया है आंसर में यानी एस फेज, वो बिल्कुल सही है। एस फेज है, उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। एस से या एस से मतलब है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। यहाँ पे जो एस है उससे मतलब है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा एस अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। हेरिडिटी मटेरियल इज, वंशागत पदार्थ कौन सा है? देखने में इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें से आनुवांशिक या वंशागत जो पदार्थ है, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो कौन सा है? डीएनए है, प्रोटीन है, लिपिड यानी वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है? बताओ भाई कौन सा है? तो देखते ही आंसर लगा दोगे ए। ए जो है इसका बिल्कुल ठीक है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड है, वंशागती पदार्थ ये कहलाता है। ठीक है, बाकी जो 3 है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये उपापचयी क्रियाएं करने का काम करते हैं। ठीक है, शरीर की संरचना, शरीर की संरचना बनाने का या उपापचयी क्रियाएं करने का काम करते हैं। प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, जो डीएनए है वो वंशागत पदार्थ कहलाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। फास्फोरस यूज्ड इन हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, जो फास्फोरस है वो हर्षे चेज प्रयोग में फास्फोरस था। तो कौन सा फास्फोरस जो है वो हर्षे चेज के प्रयोग में जो है उपयोग में लिया गया था? और हर्षे और चेज ने यह सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह सिद्ध किया था। जो हर्षे और चेज ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग करा था। और उसमें कौन सा फास्फोरस लिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, P32। ठीक है, P32 जो है ये रेडियो एक्टिव था। ठीक है, रेडियो रेडियो एक्टिव था P32 जो था। ठीक है भाई, और ये रेडियो एक्टिव, इसके साथ में सल्फर 35, सल्फर
सल्फर 35 का भी इन्होंने उपयोग किया था। एक तो हो गया P32 और एक हो गया सल्फर 35। तो इनमें से P38 नहीं है, P36 नहीं है, P34 नहीं है, P32 का इसने उपयोग किया था और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ था हर्शे और चेज के प्रयोग में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले एल्गी शब्द किसने दिया? जिसने मेरी वीडियो देखी थी मोस्ट क्वेश्चंस की, उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले जिसने भी मेरी वीडियो जो देखकर गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल था और अगली सुबह नेक्स्ट डे ही ये क्वेश्चन आपके पेपर में देख लीजिए आ गया। ठीक है, सबसे पहले एल्गी शब्द किसने प्रयोग किया था? स्मिथ, लिनियस, टर्नर, फिट्स। किसने किया था? देख, जो पढ़ के गया है देखते ही लगा देगा। लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। कई बुक्स में कार्ल भी लिखा जाता है, कार्ल लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस जो वीडियो देख के गया था, जो क्लास लेके गया था, उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लीनियस। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, ये भी था उसी वीडियो में। ये क्वेश्चन भी एक दिन पहले जो क्लास ली गई थी उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल था, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो क्लास लेके गया है वो देखते लगा देगा। ए एमओपी अयंगर, प्रोफेसर एमओपी अयंगर जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, एमओपी अयंगर। इसके बाद में आगे चलते हैं। गर्म पानी में पाई जाने वाली शैवाल, ये भी था भाई, ये क्वेश्चन भी था कि गर्म पानी में जो शैवाल है वो कौन सी पाई जाती है? एल्गी फाउंड इन हॉट वाटर, एल्गी फाउंड इन हॉट वाटर इज साइटोनीमा, साइटोनीमा नाम है ये, साइटोनीमा, साइटोनीमा कारा, साइटोनीमा कारा, वोल्वोक्स या फोर्मिडियम, कौन सी होती है? बताओ भाई, गर्म पानी में जो शैवाल है वो कौन सी पाई जाती है? गर्म पानी की शैवाल कौन सी होती है? ठीक है, बताओ भाई, गर्म पानी की शैवाल जो एक दिन पहले क्लास लग गया है बिल्कुल ठीक करेगा, फॉर्मिडियम। फॉर्मिडियम जो होती है वो गर्म पानी में पाई जाने वाली शैवाल है। ये ज्यादातर जो है वो गर्म पानी के झरनों, जो बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है जिसका तापमान 75 से 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, उसमें ये शैवाल जो है फॉर्मिडियम वो पाई जाती है। ठीक है, गर्म पानी के झरने हो गए, गर्म पानी के स्रोत हो गए, या फिर ये वोल्केनो के आसपास जो लावा लावा जो होता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उससे जो गड्ढे बन जाते हैं, उनमें जो बारिश का पानी जमा हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो ये फॉर्मिडियम ये वहां पे पाई जाती है। ठीक है, गर्म पानी के झरनों, स्रोतों और ज्वालामुखी के आसपास अति बहुत ही ज्यादा गर्म पानी में ये पाई जाती है। तो जो फॉर्मिडियम करके आया है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। एपिफाइटिक, अन्य पौधों पर उगने वाली शैवाल कौन सी है भाई? अन्य पौधों पर जो शैवाल उगे, एपिफाइटिक वर्ड जो है वो एक दिन पहले ही कराया गया था आप सभी को। जो शैवाल किसी दूसरे जीव या दूसरे पौधे पर, दूसरे बड़े बड़े पेड़, बड़े वृक्षों पर उग जाती है, वो एपिफाइटिक कहलाती है। यानी अन्य बड़े जीवों या अन्य बड़े पौधों पर उगने वाली जो शैवाल है वो एपिफाइटिक शैवाल कहलाती है। और ये कौन सा होगा? कारा, कोलियोकिट, नोस्टोक या सभी? जो भी बी लिख के आया है वो बिल्कुल ठीक है। कोलियोकीट जो शैवाल है, कोलियोकीट जो शैवाल है, ये एपिफाइटिक का उदाहरण है। एपिफाइटिक यानी ये कोलियोकीट या तो किसी बड़ी शैवाल या किसी बड़े वृक्ष पर पाई जा, बड़े वृक्ष की जड़ों पर पाई जाती है कोलियोकीट। ठीक है, इसका आंसर है। इसके बाद में सेफिलुरोस विरिसेंस परजीवी है। सेफिलुरोन्स वायरिसेंस इज पैरासाइट ऑन, किस पर परजीवी होता है? सेफिलोरोस वायरिसेंस किसका परजीवी है? टी यानी चाय, रोज यानी गुलाब, नीम या राइस यानी धान, किसका परजीवी है? जो ए लिखकर आया है, जो जिसने ए टिक करके आया है वो बिल्कुल ठीक है, चाय। ठीक है भाई, चाय इसका आंसर होगा, चाय। चाय के पौधों पर यह पाया जाता है। ठीक है, परजीवी पाया जाता है। और ये चाय के पौधे में रेड रस्ट और डिजीज, रेड रस्ट डिजीज
पैदा कर देता है। कौन सा रोग? लाल रस्ट रोग पैदा कर देता है, रेड रस्ट डिजीज ये पैदा करता है। किसमें? चाय के पौधों में, सेफिलोरोस वायरिसेंस परजीवी। ठीक है, इसका आंसर होगा चाय। इसके बाद में लाइकेन के सहजीवी घटक हैं। एक दिन पहले जो क्लास ली गई थी उसमें ही बताया गया था कि सिम्बायोटिक पार्टनर्स ऑफ लाइकेन आर, लाइकेन के सहजीवी घटक कौन कौन से होते हैं, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, किस लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है। जो ए करके आया है वो बिल्कुल ठीक है, एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेन है वो एल्गी प्लस फंजाई यानी शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है, एक दिन पहले। ठीक है, देख लीजिए, क्लास लेके गया है उसका बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में कशाब, ये भी आ गया, ये क्वेश्चन भी मैं कराया हुआ है एक दिन पहले की जो क्लास थी उसमें कराया था। फ्लैजिलेटेड एल्गी इज, कशाब यानी फ्लैजिला जो युक्त शैवाल वो कौन सी है? क्लोरेला, क्लोस्टेरियम, स्पाइरुलाइना या क्लेमाइडोमोनास। बताओ कौन सा जो है, किसमें इन चारों में से कौन सी शैवाल है जिसमें कशाभिकाएं या कशाब या फ्लैजिला जो कि गति करने के काम आती हैं, गमन करने के काम आती हैं, वो पाई जाती हैं। बताओ, एक दिन पहले कराया था ये। डी क्लेमाइडोमोनास, जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें ये कशाब यानी कशाब युक्त शैवाल कहलाती है क्लेमाइडोमोनास। कितनी कशाभिकाएं होती हैं क्लेमाइडोमोनास में? दो कशाभिकाएं। ठीक है, दो फ्लैजिला जो है वो पाई जाती हैं, दो फ्लैजिला पाई जाती हैं। ठीक है, एंटीना जैसे ये होता है ऐसा कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कि दो कशाभिकाएं जो गमन करने के काम आती हैं वो पाई जाती हैं। जो डी लगा के आया है क्लेमाइडोमोनास वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन, किन में होता है? साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा या जेंटोफाइटा। किनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? बताइए, किन किस डिवीजन में जो है ये, किस ग्रुप में जो है ये लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? जो ए लगा के आया है साइनोफाइटा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा साइनोफाइटा। लैंगिक जनन साइनोफाइटा के जीवों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये कहलाते हैं। ठीक है ना, और इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है। और लैंगिक अलैंगिक यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें पाया जाता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक इसमें जनन पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोफाइटा ग्रुप में। ठीक है भाई, अलैंगिक जनन में एक तो विखंडन द्वारा होता है, फिशन, और एक खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भाई, ये हो गया अलैंगिक जनन इसमें उपस्थित होता है। साइनोफाइटा में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, ए इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। गोंग्रोसाइरा अवस्था मिलती है, गोंग्रोसाइरा अवस्था मिलती है, स्टेज फाउंड इन किसमें? वोकेरिया, कारा, एक्टोकार्पस या कोलियोकिट। किसमें गोंग्रोसाइरा अवस्था मिलती है? जो ए लगाकर आया है, जो ए आंसर लगाकर आया है उसका बिल्कुल ठीक होगा। वोकेरिया में गोंग्रोसाइरा अवस्था मिलती है। ठीक है भाई, एक विश्राम की अवस्था होती है ये। गोंग्रोसाइरा क्या होती है? विश्राम की अवस्था। ठीक है, और ये किस में पाई जाती है? वोकेरिया में या वाउचेरिया में ये पाई जाती है। इसके बाद में अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली शैवाल कौन सी होती है भाई? बताइए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली शैवाल, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग
नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी ग्रुप कौन सा है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या साइनोफाइसी? बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो एल्गी ग्रुप है, शैवालों का समूह है, वो कौन सा है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी या साइनोफाइसी? बताइए कौन सा होता है? कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताओ। जो डी लगाकर आया है इसका आंसर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, वो बिल्कुल ठीक है। साइनोफाइसी, साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी भी होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी भी होती हैं साइनोबैक्टीरिया में आती हैं, ठीक है भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी भी होती हैं साइनोबैक्टीरिया में आती है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं, और इसका आंसर आंसर होगा साइनोफाइसी, ठीक है ना। नो स्टॉक हो गई, एनाबिना हो गई, पढ़ाई गई है आपको क्लासेस में, तो नो स्टॉक और एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी ग्रुप में आती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। इसके बाद में आगे चलेंगे। लाइकेन शब्द किसने दिया? एक दिन पहले की जो क्लास है उसमें आपको सभी को बताया गया। एक दिन पहले की जो क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन छपा हुआ था, ठीक है, और अगले दिन पेपर में आ गया, देख लीजिए। लाइकेन शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया? मार्टिन ने, बोल्ड ने, थियोफ्रेस्टस ने, स्मिथ ने। जो क्लास लेकर गया है वो सी पर आंसर, सी पर टिक लगा देगा। थियोफ्रेस्टस, देखते ही थियोफ्रेस्टस जो थे वो लाइकेन शब्द दिया था। फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जो एक दिन पहले क्लास लेके गए उसका आंसर उसने ये देखते ही लगा दिया होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। लाइकेन में फाइकोबायोन्ट होता है, क्या होता है लाइकेन में फाइकोबायोन्ट? लाइकेन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो शैवाल हो गए और एक कवक हो गए। तो लाइकेन में फाइकोबायोन्ट, फाइको नाम है यानी शैवालीय जो भाग है, फाइको शैवलांश, फाइकोबायोन्ट का मतलब है शैवलांश, शैवाल का अंश जिसमें होता है फाइकोबायोन्ट। तो भूरी शैवाल है, हरी शैवाल है, नीली शैवाल, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर बी और सी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि लाइकेन में फाइकोबायोन्ट होता है, वो कौन से भाग में होता है? जो भी डी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, और नील हरित शैवाल यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो पाई जाती हैं किसमें? लाइकेन के फाइकोबायोन्ट भाग में। जो बी और सी है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हरी शैवाल भी होती है और नील हरी शैवाल भी पाई जाती है, ब्राउन एल्गी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में आगे, खाने योग्य लाइकेन, अगर खाने योग्य लाइकेन जो है, एडिबल लाइकेन्स आर लेकेनोरा, पार्मेलिया, एवर्निया और ऑल यानी सभी। इसका आंसर होगा डी, जो डी लगा कर आया है बिल्कुल सही है। लेकेनोरा, पार्मेलिया और एवर्निया जो लाइकेन है वो खाने के काम आती है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। लाइकेन के थैलस प्रकार हैं। थैलस जो है वो 3 प्रकार का होता है लाइकेन का। एक तो होता है क्रिस्टोज, एक होता है लीफी, और एक होता है फ्रेक्टिकोज, ठीक है। तो लाइकेन जो है वो 3 प्रकार का होता है। लाइकेन का थैलस 3 प्रकार का होता है, तो सभी प्रकार इसमें डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी इसका आंसर है, सभी प्रकार का लाइकेन इसमें पाया जाता है, वो लाइकेन का थैलस होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोल्यूमेला अनुपस्थित होता है, कोल्यूमेला अनुपस्थित होता है, किसमें होता है कोल्यूमेला अनुपस्थित? एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा या सभी में? किसमें होता है कोल्यूमेला अनुपस्थित? हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा जो समूह है उसमें कोल्यूमेला अनुपस्थित होता है। कोल्यूमेला क्या होता है? एक स्तंभ जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्तंभ लाइक के स्ट्रक्चर होती है, जो कि अक्ष में संदर्भित होती है, अक्ष के रूप में संदर्भित होती है, ठीक है। एक स्तंभ लाइक के स्ट्रक्चर, कोल्यूमेला जो है वो एक स्तंभ के समान संरचना कहलाती है कोल्यूमेला, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा हिपेटिकोप्सिडा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा का थैलस होता है, थैलस ऑफ ब्रायोफाइटा इज
द्विगुणित 2n, n एक गुणित, 3n त्रिगुणित, या नन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एक गुणित या अगुणित भी लिख सकते हो इसको, अगुणित, ठीक है, अगुणित ये भी लिख सकते हो। और ब्रायोफाइटा का थैलस कैसा होता है? बी, जो बी लगाकर आया है, यानी एन यानी एक गुणित या अगुणित लगा के आया है, वो बिल्कुल ठीक है। ब्रायोफाइटा का जो थैलस है वो अगुणित होता है, ठीक है, और युग्मकों का निर्माण करता है, ठीक है भाई, युग्मकों का निर्माण होता है यहाँ पर, युग्मकों का निर्माण करता है, युग्मकों का निर्माण करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो युग्मपोशी भी होता है, युग्मपोशी, युग्म पोषी भी कहलाता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर होगा एन, एक गुणित या अगुणित। इसके बाद में आगे चलता है, पौधों का उभयचर क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा कहलाता है? द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, टेरिडोफाइटा को? बताओ भाई, किसको कहते हैं? जो भी ए लिखकर आया है बिल्कुल ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर या पौधों का उभयचर। पादप जगत का उभयचर क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइटा के पौधे को जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जनन के लिए इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है पानी में उगते हैं, जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बहुत ही ज्यादा आवश्यक, एसेंशियल होता है पानी, ठीक है, क्योंकि वो नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का काम करता है। नर युग्मक जो हैं वो मादा युग्मक तक पानी की सहायता से ही जाते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जो ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में सरल स्पोरोफाइट मिलता है, रिक्शिया, रीसिया नहीं है ये, रिक्शिया, रिक्शिया, ठीक है। मार मार्केंशिया, सरल स्पोरोफाइट यानी बीजाणुभिद, सरल बीजाणुभिद किसमें मिलता है? रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस या फ्यूनेरिया। जो ए लगाकर आया है ये बिल्कुल ठीक है, रिक्सिया में जो है वो सरल स्पोरोफाइट मिलता है, ठीक है भाई। सिंपल स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन रिक्सिया, ठीक है भाई। रिक्शिया में मिलता है और इसमें केवल एक कैप्सूल पाया जाता है, एक कैप्सूल। आप सभी जानते हैं ब्रायोफाइटा का जो शरीर, ये सभी ब्रायोफाइट हैं, ये सभी जो है रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा के पौधे हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा जगत के। और इसमें इनका शरीर जो होता है वो फुट सीटा कैप्सूल में बटा होता है, और इसमें केवल एक कैप्सूल पाया जाता है, ओनली वन कैप्सूल प्रेजेंट, इसलिए ये सरल तरह के, सरल प्रकार के स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है। रिक्शिया इसका आंसर होगा ए। इसके बाद में ट्यूमर उपचार में उपयोगी ब्रायोफाइटा क्योरिंग ट्यूमर, ठीक है, कौन सा ब्रायोफाइटा है जो ट्यूमर के उपचार में उपयोगी होता है? रिक्शिया होता है, मार्केंसिया होता है, पोरेला होता है, या पेलिया? रिक्शिया, जो ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है, ए। रिक्शिया के पौधों का, रिक्शिया की कई प्रजातियों का जो उपयोग है वो ट्यूमर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। दाद यानी रिंगवर्म जो है, दाद रिंगवर्म में उपयोगी ब्रायोफाइटा क्योरिंग रिंगवर्म। अब दाद है या दाद खाज हो गई, खुजली हो गई, ऐसी बीमारियों के इलाज में कौन सा ब्रायोफाइटा जो है वो उपयोग में लिया जाता है दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के रूप में? रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला या फिर पेलिया? क्या होगा इसका आंसर? सी, जो सी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है, पोरेला होगा इसका आंसर। दाद यानी रिंगवर्म के उपचार में उपयोगी जो ब्रायोफाइटा है वो होगा पोरेला, ठीक है, पोरेला। ये क्योंकि इसमें एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं पोरेला में, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग दाद खाज खुजली, स्किन डिजीज जो है उनके उपचार में किया जाता है।
रिक्सिया की जलीय जाति कौन सी होती है? रिक्सिया की जलीय जाति जो है, एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया कौन सी है? रिक्सिया फ्लोइटेंस, रिक्सिया क्रुशिएटा, रिक्सिया रेटिकुलेटा, या सभी? कौन सी होगी? सभी पर टिक मत लगाना, क्योंकि ज्यादातर सभी पर टिक लगा के आए हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस ए जो है इसका आंसर होगा। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है रिक्सिया की जलीय जाति होती है। ठीक है, रिक्सिया फ्लूटेंस रिक्सिया की जलीय जाति है और ये पानी में पाई जाती है। समझ गया? जलीय जाति है क्या होगी? जो कि पानी में पाई जाए। एक गैर संवहनी पौधे होते हैं, गैर संवहनी पौधा ये कहलाता है। जो रिक्शिया फ्लूइटेंस है गैर संवहनी पौधा कहलाता है। गैर संवहनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वस्क्यूलर सिस्टम, संवहन तंत्र जो है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए ये गैर संवहनी पौधा है, पानी में पाया जाता है। रिक्शिया फ्लूइटेंस ए इसका आंसर होगा। इसके बाद में लिवर बर्ड्स आर, लिवर बर्ड्स कहलाते हैं कौन? हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, या कोई नहीं, नन। क्या कहलाएंगे? लिवरवर्ट कौन से पौधे कहलाते हैं? किनका दूसरा नाम जो है वो लिवरवर्ट होता है? तो जो ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। हिपेटिकोप्सिडा जो है वो लिवरवर्ट कहलाते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है हिपेटिका, ठीक है। हिपेटिका जो है, हिपेटिकोप्सिडा लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के हिपेटिका से बना है, हिपेटिका, ठीक है, लैटिन भाषा के हिपेटिका से बना है, जिसका अर्थ होता है यकृत के समान, यकृत के समान। यकृत यानी लिवर हो गया, ठीक है, इसलिए इनको लिवरवर्ट भी कहा जाता है। तो हिपेटिका हिपेटिकोप्सिडा लैटिन शब्द हिपेटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है यकृत के समान, लाइक ए लिवर, लाइक ए लिवर स्ट्रक्चर, इसलिए इन्हें लिवर बर्ड भी कहते हैं। ठीक है, हिपेटिकोप्सिडा को। इसके बाद में आगे, मार्केंशिया की निचली सतह पर क्या होते हैं? राइजोइड्स, मूलाभास कहते हैं राइजोइड्स को, मूलाभास। स्केल्स, शल्क। जड़ें, रूट्स, या राइजोइड एंड स्केल जो दोनों, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? राइजोइड और स्केल दोनों पाए जाते हैं। मार्केंशिया की निचली सतह पर मूलाभास और शल्क यानी राइजोइड और स्केल्स दोनों ही पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो क्या? आधार से चिपकने में, सहारा प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, एक पौधा है, उसको आधार से जब वो चिपक जाता है तो वो किसके सहारे से चिपकता है? वो राइजोइड यानी मूलाभास के सहारे से चिपकता है। तो राइजोइड तो आधार यानी उसको खड़ा कर, एक तरह से जो है सहारा प्रदान करने का काम करते हैं पौधे को, और स्केल्स जो हैं वो शरीर को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, या सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। तो राइजोइड और स्केल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। इसके बाद में मार्केंशिया में जनन होता है असमान युग्मन, समान युग्मन, अंडाणु युग्मन, या कोई नहीं? एन आइसोगेमी, आइसोगेमी, ओगेमी, या नन? कौन सा होता है? बताओ भाई, मार्केंशिया में जो है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है? हाँ तो बताइए, मार्केंशिया में जनन जो है वो किस प्रकार का जनन होता है? असमान युग्मन, समान युग्मन, अंडाणु युग्मन, या कोई नहीं? जो सी लगाकर आया है, ठीक है, अंडाणुओं का युग्मन, वो बिल्कुल ठीक है। मार्केंशिया में अंडाणु युग्मन यानी ऊगैमी प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है भाई, इसका आंसर होगा सी, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। 40वां है, एंथोसिरोज में राइजोइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? एंथोसिरोस में जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? राइजोइड्स इन एंथोसिरोस स्मूथ वाल्ड, ट्यूबरक्युलेट यानी गांठदार, बोथ ए और बी दोनों, या ब्रांच्ड शाखा युक्त, कैसे होते हैं? तो जो ए लगाकर आया है यानी स्मूथ वाल्ड, चिकनी भित्ति वाले, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना भाई, स्मूथ वाल्ड यानी चिकनी भित्ति वाले इसका आंसर जो है वो कहलाता है।
एंथोसिरोस में जो मूलाभास यानी राइजोइड्स पाए जाते हैं वो चिकनी भित्ति वाले समतल, एक तरह से ये समतली भी कहलाते हैं। ठीक है भाई, समतली भी कहलाते हैं, चिकनी भित्ति वाले मूलाभास। आगे हेटेरोप्लॉइडी, डिस्कवरर ऑफ हेटेरोप्लॉइडी विषम हेटेरोप्लॉइडी के खोजकर्ता कौन है? एच विंकलर, टी एच मॉर्गन, जी एच शुल या एच जी मुलर जो है, कौन होएगा इसका आंसर? हेटेरोप्लॉइडी के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं, खोजकर्ता जो हैं वो किसे कहा गया है, बताइए। एच विंकलर, इसका आंसर होगा ए। एच विंकलर को हेटेरोप्लॉइडी के जो है खोजकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, एच विंकलर। इसके बाद में आगे चलते हैं, सेक्स लिंकेज खोजा गया, लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न खोजा था, किसने खोजा था लिंग सहलग्न? जी एच शुल ने, टी एच मॉर्गन ने, के लोहमान ने या एच जी मुलर ने? किसने खोजा था भाई, किसने खोजा था सेक्स लिंकेज यानी लिंग सहलग्न? बहुत ही फेमस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो जो भी बी यानी टी एच मॉर्गन कर कर आया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता जो है वो किसने खोजी थी? टी एच मॉर्गन ने खोजी थी। किसमें खोजी थी? फल मक्खी। ठीक है भाई, फल मक्खी में खोजी थी, जिसे हम ड्रोसोफिला भी कहते हैं। उसमें उस ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी में इन्होंने जो है लिंग सहलग्नता वो को खोजा था। ठीक है ना भाई, इस टी एच मॉर्गन इसका आंसर होगा। इसके बाद में आगे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो किसने दिया? टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन्ड बाय, ठीक है, ऑल्टमैन एंड बेंडा, टी बोवेरी, सी बेंडा या वीजमैन? किसने दी थी भाई, किसने जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया? भाई आल्टमैन, आल्टमैन ने तो बायोब्लास्ट नाम दिया था, बायोब्लास्ट आल्टमैन ने दिया नाम। ठीक है, इसने करी थी बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी बोवेरी ने। वाइजमैन नहीं थे, ठीक है, वाइजमैन भी नहीं थे, तो कौन होगा? सी बेंडा, कार्ल बेंडा इसका आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया? कार्ल बेंडा यानी सी बेंडा 1898 में, 1898 में दिया था। ठीक है ना भाई, कार्ल बेंडा ने दिया माइटोकॉन्ड्रिया शब्द। जो सी लिख के आया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में मियोसिस शब्द दिया, टर्म मियोसिस कॉइन्ड बाय, टर्म मियोसिस कॉइन्ड बाय फार्मर एंड मोर, शटन, बेंडा या वोवेरी? अभी बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो है शब्द दिया किसने? बेंडा ने। ठीक है भाई, शटन और वोवेरी ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। कौन बच गया? कौन बच गया? फार्मर और मोर बच गए। ठीक है भाई, जो भी ए लिखकर आया है, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया? फार्मर और मोर ने दिया था। ठीक है भाई, ए इसका आंसर होगा, फार्मर और मोर। इसके बाद में आगे चलते हैं, जर्म प्लाज्म। आगे क्वेश्चन आया था वीजमैन, ठीक है, ये वीजमैन जो शब्द आया था, वीजमैन जो वैज्ञानिक है, क्या दी थी इस वीजमैन ने? आगे चलते हैं, ये लो, जर्म प्लाज्म जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सी बेंडा, स्ट्रॉसबर्गर, शिम्पर या वीजमैन? वीजमैन ने दिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो वीजमैन के द्वारा दी गई थी। ठीक है भाई, जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमैन के द्वारा दी गई थी। जो डी लगाकर आया है वो बिल्कुल
ठीक है इसका आंसर। इसके बाद में प्लास्टिड की खोज किसने करी? अर्नेस्ट हकल, ओ हर्टविग, ई.जी. बल्बियानी या ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, प्लास्टिड क्या होते हैं? एक तरह से वर्णक कहलाए जाते हैं। हु डिस्कवर्ड प्लास्टिड्स, जो वर्णक होते हैं उनकी खोज किसने करी थी? प्लास्टिड्स की खोज जो है वो किसने करी थी? तो ए इसका आंसर होगा, ए यानी अर्नेस्ट हकल। सर अर्नेस्ट हकल ने प्लास्टिड की खोज करी थी। ठीक है भाई, जो ए लगा कर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद में केंद्रक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ सेल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट? केंद्रक सबसे पहले होता क्या है? एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, केंद्रक जो है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और वो किन में पाया जाता है? ए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, बी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है? केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और यूकैरियोटिक सेल बी में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, केंद्रक जो होता है उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वेल डेवलप्ड केंद्रक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक जो सुविकसित केंद्रक जो है वो पाया जाता है किनमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आगे चलते हैं भाई, 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। कोशिका के किस भाग में लिग्नीकरण होता है? कोशिका के किस भाग में लिग्नीकरण होता है, यानी इन विच पार्ट ऑफ सेल लिग्निफिकेशन टेक्स प्लेस? ठीक है, सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में या न्यूक्लियस केंद्रक में? किसमें होता है? जो ए लगाकर आया है, ए सेल वॉल, कोशिका भित्ति, उसमें लिग्नी भवन या लिग्नीकरण या लिग्नी भवन, ठीक है, लिग्नीकरण या लिग्नी भवन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति में। और ये लिग्नी भवन जो है वो क्या काम करता है? एक तरह से मजबूती प्रदान करने का काम करता है, सहारा प्रदान करना, उसको प्रोटेक्शन देना। किसको? पूरी के पूरी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये सेल वॉल। और ये लिग्नी भवन का मतलब ही ये होता है सुरक्षा देना। ठीक है, प्रोटेक्शन देना। इसके बाद में आगे है नींबू सिट्रस की तेल ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं? ठीक है, यानी विच टाइप ऑयल ग्लैंड्स ऑफ सिट्रस जो है वो क्या पाया जाता है? लाइसीजीनस कैविटीज लेजात गुहिकाएं, शाइजोजीनस कैविटीज व्युक्तिजात गुहिकाएं, शाइजोलाइसीजीनस कैविटीज साइजोलाइसीजीनस गुहिकाएं, या नन ऑफ द अबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कठिन क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। तो नींबू और सिट्रस यानी जो खट्टे नींबू या फिर जो खट्टे फल हैं, खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो खट्टे फल या नींबू होते, नींबू या खट्टे फल हैं उनमें, या सिट्रस कुल के जो पौधे होते हैं, सिट्रसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें कोशिकाएं एक गुहा बना लेती हैं जिनमें तेल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं नींबू या खट्टे फल या सिट्रसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनमें कोशिकाएं एक गुहा या कैविटीज बना लेती हैं जिनमें कि तेल भर जाता है। ठीक है ना, ऑयल जो है वो फिल हो जाता है, भर जाता है। और ये गुहाएं कौन सी कहलाती हैं? तो जो बी लगाकर आया है, व्युक्ति जात गुहाएं, ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा कि सिट्रस कुल की तेल ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं? व्युक्ति जात यानी शाइजोजीनस कैविटीज इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, जिनमें की ऐसी कोशिकाएं जो कि एक गुहा बना लेती हैं जिनमें तेल भर जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हाउ मच थिकनेस ऑफ मिडिल लेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वो उसकी मोटाई कितनी होती है? प्लाज्मा कला की जो मध्य परत है की मोटाई कितनी होती है? और ये मध्य परत किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड के युग्म से बनी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला है, कोशिका झिल्ली होती है,
ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें जो फास्फोलिपिड का जो रेशो है वो कितना होता है, फास्फोलिपिड जो है वो कितना पाया जाता है, उसकी परत की मोटाई कितनी होती है, 45, 35, 25 या 75। भाई 75 जो है वो तो पूरी की पूरी प्लाज्मा कला की है। 75 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो तो पूरी की पूरी प्लाज्मा कला की मोटाई होती है, ठीक है ना। उसमें प्रोटीन भी आ जाता है और फास्फोलिपिड भी आ जाता है। लेकिन हमसे खाली फास्फोलिपिड जो है मध्य परत जिसकी बनी होती है वो पूछा गया है। तो जो बी 35 एंगस्ट्रॉम करके आया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जो प्लाज्मा कला की मध्य परत यानी जो फास्फोलिपिड से बनी होती है उसकी जो मोटाई है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक दिन पहले जो क्लास ली गई थी उसमें भी कुछ क्वेश्चन पेपर में आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा, और जो तैयारी करके गए थे, जो क्लास देख के गए थे, उनके भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ठीक हुए होंगे। आगे से आप सभी जो हैं वो क्लास जो है देख कर जाइए, आप सभी को वो क्वेश्चंस पेपर में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।